मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता था। उसके बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आते, लेकिन उसने यही ज़िद लगा रखी थी कि वो शादी करेगी तो किसी लंगड़े लड़के से ही करेगी। मैंने मजबूर होकर उसकी शादी एक लंगड़े लड़के से कर दी। शादी के बाद उसने रोते हुए मुझसे कहा, "अम्मी आप मेरे घर मत आया करना, मैं खुद आपसे मिलने आया करूँगी।" एक दिन बिना बताए उसके ससुराल पहुँच गई तो ये देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि उसका लंगड़ा शौहर तो मेरी बेटी निगहत के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। और ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि हम जिस छोटे से मोहल्ले में रहते थे वहाँ सालों बाद ही कोई भूले से रिश्ता आ सकता था, वरना यहाँ तो किसी करियाने की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या किसी रिक्शा ड्राइवर का। हम जैसे लोगों के लिए ये रिश्ते भी बुरे नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में एक थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं लड़के की फोटो हाथ में लिए अपनी बेटी के कमरे में आ गई तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं बोली, निगहत बेटा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कहने लगी, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो मैं कितनी खुशनसीब लड़की होती। मैं बोली, निगहत तुम्हें ना जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सर झुका लिया। फिर मैं बोली, अच्छा ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़के का रिश्ता आया है, और तो और लड़का डॉक्टर भी है। उसने खाली खाली निगाहों से मेरा चेहरा देखा और बोली, अम्मी जी क्या ये लड़का लंगड़ा है? निगहत की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, नहीं निगहत, ये लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर निगहत बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? निगहत तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो, किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगी। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी नाशुक्री लड़की नहीं देखी। पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया, और यहाँ तक एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता भी आया, तुमने उसको भी इनकार कर दिया। फिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या मसला है? तुम जानती भी हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मनते मुरादे मांगती हैं, तब कहीं जाकर ऐसे शौहर लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो जो घर आए रिश्ते को इनकार कर रही हो। मैं तो पहले ही तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। मैं तो इस रिश्ते के लिए हाँ करके ही रहूंगी। मेरी बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, काश आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात ना करता। मैं निगहत को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी जिंदगी की अकलौती खुशी थी। उसके आंसू के आगे हमेशा से ही मैं मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पिघल गया तो मैं बोली, क्या हो गया निगहत, तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? तो वो बोली, अम्मी मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचिए अम्मी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से धुतकारा गया हो, उससे कोई प्यार ना करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वो मेरी कितनी कदर करेगा? वो मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। अम्मी मेरा शौहर उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो खुदा भी मुझसे राजी हो जाएगा, और अगर मैं किसी का सहारा बनूंगी तो खुदा मेरा सहारा बन जाएगा। आप ही समझ लें कि मैं ये सब खुदा को खुश करने के लिए कर रही हूँ। निगहत की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई थी। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही शरारती हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से वो बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर ले लिया करती थी और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगी थी जो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। ये बात है कि निगहत दूसरों के एहसास को समझती थी, मगर मैं ये बात सोचकर डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की जरूरत हो वो मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा, वो मेरी बेटी के दुख दर्द में कैसे साथ देगा। पहले उसने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी, अब एक ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, जो इसके साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ वक्त के लिए इस बात को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं निगहत से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी दलीलें उसके सामने रखूंगी, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। इस बात के लिए मैंने निगहत को 2-3 दिन का वक्त दिया था कि वो अच्छे से समझ ले, तभी कोई फैसला करे। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं निगहत से बात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, बार बार मेरा दिल घबरा रहा था और ठंडे ठंडे पसीने
भी आ रहे थे। मेरे दिल में सोचा कि निगत को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है, वो मेरी तकलीफ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी, इसलिए मैं खुद से ही सारी तकलीफ सहती रही थी। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने तक जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में साए साए होने लगी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अलग अलग तरीके की मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे मैं चीखने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई थी, उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था। तब मैं बोली, मेरी बेटी कहाँ है? तो नर्स ने कहा कि मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आ गई थी। वो मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। फिर कहने लगी, अम्मी आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रही। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया है कि आपकी जान भी जा सकती थी। अम्मी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझसे इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपने हाथ उठाने चाहे, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ भी नहीं उठे और ना ही बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने का कहा था। मैं चुपचाप लेट गई। निकत को भी नर्स बाहर ले गई थी। अब मैं खुद से ही सवाल पूछ रही थी जो थोड़ी देर पहले निकत ने मुझसे पूछे थे। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे दोबारा से जिंदगी दी थी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने को बोला था और ये भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। मगर मेरी सोच अभी इन चीजों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। निकत ने मेरी इतनी खिदमत की थी कि मैं उसके लिए हर वक्त दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने निकत का हाथ पकड़ लिया और कहा, निकत अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो तुम दोगी? उसकी आंखें भीग गईं और बोली, अम्मी अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगे तो वो भी मैं आपको देने से मना नहीं करूंगी। मैं बोली, निकत तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से ही हो जाए और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूं बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अम्मी मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। मुझे अपने होने वाले शौहर से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला शौहर लंगड़ा हो। क्या मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती रहती है। मैं बोली, निगहत तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी है। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और अकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वो बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाए। निगहत की जिद देखकर मैं कांप गई। निगहत में उसके बाप की झलक आती थी। उसका बाप भी तो ऐसे ही जिद्दी मिजाज के थे। निगहत की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि निगहत अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिए। अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बच्ची जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह जाती। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा था, आज हूँ कल ना रहूं। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उसी औरत से कहा जो उस डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना, तुम मेरी बेटी निगहत के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर वो औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उससे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उदासी से बोली, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी औलाद के आगे मजबूर हो गई। मेरी बेटी निगहत किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है तो किसी लंगड़े लड़के से ही करनी है। मैं न जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वो औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वो औरत चली गई। जब निगहत को पता चला कि मैंने इसकी बात मान ली है और इस रिश्ते वाली औरत से कह दिया है किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो निगहत बहुत ज्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले लगकर बोली, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती हैं। निगहत की बात सुनकर मैं थोड़ा नाराजगी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर निगहत बोली, अम्मी ऐसे खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करें। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ
हूँ। मेरी बेटी निग्गत जो हर वक्त तो सोचों में गुम रहती थी, आज कितना ज्यादा चहक रही थी। हर वक्त उदास रहने वाली निग्गत के चेहरे पर खुशियां लौट आई थी और निग्गत के खुश रहने से मेरे घर में भी तितलियां सी उड़ने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशहाल हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या होगा। मैंने सोचा कि रिश्ता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से उल्टा हुआ, क्योंकि रिश्ता जल्द ही मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वो हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई, निग्गत उठकर फौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे निग्गत पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया, बोली, आओ नसीम, कैसी हो, क्या कोई रिश्ता मिला? वो बोली, मैंने तो आपको न जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। फिर मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़के की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज्यादा इसमें कोई और नई बात नहीं। नसीम की बात सुनते ही निग्गत बोली, आंटी हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए, और वो मुझे मिल गया। निग्गत सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले तो नसीम कोई भी रिश्ता लेकर आती तो निग्गत पास भी नहीं भटकती थी, लेकिन आज जैसे खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने पूछा, नसीम लड़का क्या करता है? तो वो बोली, एक लंगड़ा लड़का क्या कर सकता है, कभी कभी अपने बाप की किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। उसके अलावा इनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है, बस किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। इस लड़के के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। लड़के के हालात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, नसीम तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढो, भले ही लड़का लंगड़ा हो, लेकिन अच्छे खाते पीते घराने का तो हो। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर निग्गत बोली, नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दें। आप कल ही इन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दें। मैंने गुस्से से निग्गत को डांटा, निग्गत हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर निग्गत बोली, नहीं अम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, आप इसी रिश्ते को ओके कर दें। मजबूर होकर मैंने उससे कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी। जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वो तो गरीब होने के बावजूद भी काफी अच्छे लग रहे थे, बोलने चलने के अंदाज भी ठीक था। मैंने निग्गत से कहा, अभी सोच लो, तुम्हारे पास अभी टाइम है। लेकिन निग्गत नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप इन लोगों को हाँ कर दें। अब मुझे समझ आया था कि माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये दर्द मेरी जल्द ही जान लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर की वजह से मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे ही, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे, ना आप अपनी तरफ से जहेज का इंतजाम करें और ना ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली अकलौती बेटी की शादी ऐसे करूंगी। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी और ऊपर से ये रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी। शादी का इंतजाम तो करना नहीं था, बस जैसे तैसे करके ये दिन निकल गए और फिर निग्गत की शादी हो गई। निग्गत अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाती रह गई। निग्गत की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दिल को समझाया कि ये तो दुनिया का दस्तूर है, बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, एक ना एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली ही जाती हैं। पूरी रात मैं निग्गत की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके निग्गत के ससुराल चली गई। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन के ससुराल से नाश्ता जाता है, तो ये रस्म मुझे पूरी करनी थी। निग्गत के ससुराल पहुंचकर और वहाँ के हालात देखकर मेरे दिल को धचका लगा था। इन लोगों के हालात तो बहुत ही खराब थे। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास भी बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, बहन जी हम गरीब लोग हैं, रोज रोज मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, रोज रोज हमारे घर आएंगी तो सोच लेना परेशानी आपकी बेटी को ही होगी। निग्गत पास ही खड़ी अपनी सास की बातों को सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। मैं बोली कि मैं तो ये नाश्ता पहुंचाने आई थी, ये रस्म होती है, अच्छा मैं अब चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो निग्गत मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, अम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मैंने निग्गत की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, निग्गत मुझे तुमसे कोई शिकायत
शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। निगत बोली, अम्मी आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो निगत बोली, अम्मी आप मेरे ससुराल में मत आना। जब ये लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, निगत अपना ध्यान रखना, और ये कहकर मैं घर वापस आ गई। मैंने निगत के सामने बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसू को कैसे रोका था नहीं जानती थी, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। निगत के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती थी तो मन थोड़ा बहल जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, दिल थोड़ा लगा रहेगा। निगत की शादी को 7 दिन हो चुके थे, लेकिन निगत मुझसे मिलने नहीं आई थी। निगत से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसके ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो ये मुझसे बर्दाश्त ना होता, और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं निगत के ख्यालों में ही खोई रहती थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और जब दरवाजा खोला तो निगत अंदर आ गई। निगत को देखकर मैं खुशी से फूल उठी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, वो भी मुझसे लिपट गई थी। खुशी से कहते हुए बोली, अम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, निगत मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई थी। वो बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत अजीब औरत है। उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे शोहर का तो क्या कहना, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, कहता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे तुम जैसी बीवी मिली। निगत के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं निगत के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि निगत जो कुछ कह रही है वो सच है या झूठ, लेकिन लाखों बार खोजने के बावजूद भी मैं निगत के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे इसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर निगत बोली, अम्मी मुझे आपसे कोफ्ते बनाना सीखना है, मेरे शोहर को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। मैं उसे कोफ्ते बनाना बता रही थी। मैंने पूरी तरीके से निगत का जायजा लिया, लेकिन मुझे निगत की खुशी सच ही मालूम पड़ी। मैंने सुख का सांस लिया कि जो भी हो निगत अपने ससुराल में बस खुश रहे। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ कोफ्ते निगत डब्बे में पैक करके उसके लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वो इमरान से बहुत प्यार करती है और इमरान भी उसको बहुत चाहता है। निगत चली गई तो मैं भी आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई, लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ। जब मैंने ख्वाब में अपने शौहर को देखा, मेरे शौहर रो रहे थे और कह रहे थे, हमारी बेटी निगत को बचा लो। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं सोच में पड़ गई कि निगत के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे। अब तक मैं निगत की तरफ से इत्मीनान सी थी कि निगत खुश है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मैं निगत को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए मुझे ये ख्वाब आया हो। मैंने सर झटक दिया और दोबारा सो गई। अब दिल निगत की तरफ से बहुत सुकून में था। निगत से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं अपने शौहर को ख्वाब में कई बार देख चुकी थी। हर बार मुझे वो परेशान ही दिखते थे, अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने शौहर के रोज रोज ख्वाब में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने निगत से भी पूछा कि निगत सच सच बता, तो अपने ससुराल में खुश तो है ना। निगत ने मुझे यकीन दिलाया कि अम्मी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। 2 दिन के बाद जब मुझे निगत के पापा फिर ख्वाब में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना खुद अपनी आंखों से जल कर देख कर आऊं कि निगत अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही निगत के ससुराल पहुंच गई, लेकिन मैं ये देख कर दंग रह गई कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। लकड़ी का पुराना दरवाजा था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के सुराख में से मैंने झांक कर देखा तो अंदर ऐसा लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहाँ किसी के भी रहने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। उन लोगों ने बताया कि ये घर तो न जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ वक्त पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के फौरन बाद वो चले गए थे। जब मैंने पूछा कि वो लोग कहाँ गए, आपको कुछ पता है, तो सब ने यही कहा कि हमें इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम भी इन लोगों से बहुत कम बोलते थे। ये सब सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। ऐ खुदा, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों में फंस गई है। मैं बेजान वजूद के साथ घर आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने ये 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे कि तभी तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए निगत आ पहुंची। लेकिन मैंने निगत पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हर बार की तरह निगत आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उससे कहा, निगत मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी। मेरी बात सुनकर निगत बोली, नहीं अम्मी, खुदा के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके आने से वो फिर बिगड़ जाए। मैं तो आज चाहती हूँ आपसे मिलने के लिए। आप परेशान क्यों होती हैं? शाम को निगत अपने घर वापस चली गई, लेकिन इस बार जब निगत अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से निगत का पीछा किया। मैं निगत के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि निगत कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन निगत का रिक्शा एक ऐसी जगह जा रुका जिसे देखकर मैं चौंक गई। निगत घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हुई। बहुत ही खूबसूरत बंगला था। जैसे ही निगत घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उसे बातें सुनाने लगी। बोली, आ गई महारानी, कोई इनका वेलकम तो करो। तभी निगत का शौहर दरमियान में आ गया। निगत का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करे अम्मी जी, निगत मेरी मर्जी से गई थी। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि निगत का शौहर इमरान लंगड़ा नहीं था। वो तो अपने पैरों से चलकर निगत के पास आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी इमरान की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो मुझे देखते हुए बोला, आंटी जी आप यहाँ? निगत ने भी मुझे चौंक कर देखा था। निगत की सास तो मुझे देखते ही गुस्से के मारे पैर पटकती हुई वहां से चली गई थी। निगत मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैंने आपको धोखा दिया है। लेकिन मैं क्या करती, मैं इमरान से प्यार करती थी। उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन मुझे पता था कि आप इमरान से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि इमरान पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थर थर कांपने लगी थी। निगत इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी? निगत ने अपने बाप के कातिल के बेटे से ही शादी कर ली। इमरान के पापा और निगत के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वो शिकार खेलने गए हुए थे कि तभी वहां दोनों की अचानक लड़ाई हो गई और इमरान के पापा ने निगत के पापा को खाई में धक्का दे दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मैंने भी पुलिस को बयान दे दिया था कि मेरे शौहर को उनके दोस्त ने मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने इमरान के पापा को पकड़ लिया था और उन्हें 15 साल की सजा हो गई थी। इमरान की मां ने मुझसे बहुत कहा था कि अपना बयान वापस ले लो और इमरान के पापा को जेल से रहा करवा दो। मेरे शौहर बेकसूर है, उन्होंने तुम्हारे शौहर को नहीं मारा। लेकिन मैंने इमरान के पापा को माफ नहीं किया। वह भी जेल में थे और शायद यही वजह थी कि निगत की सास निगत से और मुझसे नफरत करती थी। निगत का शौहर इमरान बोला, आंटी मैं और निगत आपस में मोहब्बत करते थे। हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगी। इसलिए निगत ने आपसे जिद की कि वो किसी लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी जिससे आपको शक ना हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता ना देखें। मैं अपने एक दोस्त की माँ को लेकर एक पुराने से घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बताकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने निगत को अभी तक अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं किया है। वो जब भी निगत को अपने सामने देखती है तो इन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है जो जेल में है। इमरान की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो निगत पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि जी चाहा कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर लूं। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हो सकता है निगत के पापा की मौत एक एक्सीडेंट हो, क्योंकि उन दोनों में तो इतनी पक्की दोस्ती थी। फिर इमरान के पापा निगत के पापा की जान कैसे ले सकते थे? रात भर इसी सोच में गुजर गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को जाकर बयान दिया। मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर इमरान के पापा जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन निगत, इमरान के पापा और उसकी माँ हमारे घर आए। इमरान की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए निगत को बुरा भला कहती रहती थी। निगत तो बहुत ही अच्छी और सब्र वाली बच्ची है। मैं उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वो मुझे पलट कर जवाब नहीं देती थी। बहन जी अब आप भी हमें सच्चे दिल से माफ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। इमरान के पापा ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। शायद मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझसे माफ कर दें जो मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको इतना साल
जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहे और हमें क्या चाहिए। सबने गर्दन हिलाई, सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। मैंने आगे बढ़कर निग्गत को गले लगा लिया, इमरान को अपने दामाद के रूप में, और निग्गत की सास ने उसे अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी कबूल कर लिया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।